नमस्कार साथियों, एग्री पेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र का पेपर था, वो दोस्तों अभी तुरंत यानी 5:15 बजे कंप्लीट हुआ है। दोस्तों ये टाइम यहाँ पर अभी 5:39 हो रहा है। दोस्तों ये पेपर दोस्तों तुरंत मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, पेपर ही बहुत ही बढ़िया आया था इस बार। मुझे पता है आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो भी सही किए हैं। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए आइए पेपर को देखते हैं। यहाँ पर इसका जो कोड था, विषय कोड था 169 और प्रश्न पत्र कोड था 362। ये दोस्तों आज ही का पेपर है, आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं। अब पहले हम देखें। पहले आपको पता है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 5 आते हैं एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। यहाँ पर काफ़ी कॉमन सा दोस्तों क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों माना जाता है कि अर्थशास्त्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1776 में, जब एडम स्मिथ की बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। तो एडम स्मिथ जो है, ये पहला वाला ऑप्शन, ये इसमें से सही हो जाएगा। अगला दोस्त है, उत्पादन के उपादान हैं। तो क्या है? केवल भूमि, केवल श्रम, केवल पूंजी, इनमें से सभी। दोस्तों आपको पता है उत्पादन के 5 उपादान होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। तो ये राइट ऑप्शन आपका है, इनमें से सभी, चौथा वाला ऑप्शन। और फिर यहाँ पर अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन प्रकृति का मुफ्त उपहार है। तो यानी ऑप्शन दिया है पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन। तो दोस्तों जो भूमि है उसका परिभाषा में आता है कि प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार या निःशुल्क पदार्थ। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमि, जो तीसरा वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर चौथा है, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम यानी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो है ये किस पर लागू होता है। तो दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे LDMU कहते हैं, यानी 1 मिनट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे LDMU कहते हैं। ये किस पर लागू होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पादन पर, उपभोग पर, जनसंख्या पर, पूर्ति पर। तो दोस्तों जो ये जो नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, तो ये लागू होता है उपभोग पर। दोस्तों ये जो 5वां प्रश्न है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है ये दोस्तों, अधिकतर पूछा जाता है। क्या पूछा गया है यहाँ पर? पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? मतलब पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1946 से 51, 1951 से 56, 1947 से 1952, 1952 से 1957। तो दोस्तों आपको पता है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन जो था उसका गठन हुआ था साल 1950 में। योजना आयोग का गठन हुआ था, मतलब जिसका नीति आयोग नाम रख दिया गया 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो 1951 से 56 तक की थी। दोस्तों यही जो 1951 से 56 तक की पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इसे कृषि प्रधान पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, क्योंकि कृषि के लिए इसमें बहुत बड़ा फंड दिया गया था। और वो था 341 करोड़ रुपए का फंड पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को दिया गया था। तो इसमें 170 करोड़ सिंचाई पर, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में 170 करोड़ सिंचाई पर, 105 करोड़ जो था दिया गया था, और फिर 53 करोड़, ऐसे ऐसे करके 341 करोड़ दिया गया था। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा, 1951 से 1956 तक। आगे देखते हैं, ये इंग्लिश में दिया है वही, अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए यानी डिफाइन इकोनॉमिक्स। तो आप दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि ये वेल्थ डिफिनेशन होता है एडम स्मिथ का, वेलफेयर डिफिनेशन मार्शल पीगू कैनन बेवरी चैम्बरलिन का, और भी कई सारे डिफिनेशन, स्कैरिसिटी डिफिनेशन लियोनिल रॉबिन्स का, यानी चुनाव संबंधी नियम या दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दी थी। आवश्यकता भिन्नता परिभाषा JK मेहता ने दी थी। तो आपको कोई भी परिभाषा लिख देना था, या तो आप लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है,
और नीचे आपको जैसे ये वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया गया तो आपको लिख देना था डैश करके वेल्थ ऑफ नेशन, नहीं लिखते तभी चल जाता। या मार्शल द्वारा लिख सकते हैं अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्यकृत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप हमें कमेंट में बताएं आपने किसकी परिभाषा लिखी है। आगे बेरोजगारी क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये भी काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। तो हमने लिखा था योग्यता के अनुसार कार्य न मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। यानी बेरोजगारी से अभिप्राय उस अवस्था से है जब मनुष्य को योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। आगे वस्तु को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये तो आप काफी अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पता है, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों विनिमय जो है वो आपको पता है ऐच्छिक वैधानिक एवं पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहा जाता है। नहीं, वस्तुओं तथा सेवाओं के ऐच्छिक वैधानिक एवं पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। आगे दिया गया आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग उसका परिभाषा लिखना था। दोस्तों ये आप अच्छे से लिख सकते हैं, 2 अंक का था यानी 20 शब्दों में लिखना था। आगे उत्पादन के कारकों से आप क्या समझते हैं। यानी वही भूमि श्रम पूंजी संगठन साहस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो मतलब उसका अर्थ क्या होता है वो आपको यहाँ पर लिखना था। तो आप यहाँ पर लिख सकते उत्पादन के कारकों से प्रभाव, उत्पादन के उपादानों से अभिप्राय उन समस्त कारकों से है जिनके द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया सरल बनी है या जिनके द्वारा उत्पादन संभव हुआ। आगे श्रम यानी जो लेबर होता है उसका विशेषता लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो श्रम की 10-12 विशेषता आप लिख देंगे काम चल जाएगा। वैसे 5 भी लिखते तभी काम चल जाता। जैसे श्रम जो है वो नाशवान होता है, श्रम गतिशील होता है क्योंकि श्रमिक गतिशील होता है, श्रम का साधक श्रमिक होता है, श्रमिक को श्रम के बदले आय के रूप में क्या मिलता है, मजदूरी यानी वेजेस मिलती है। और श्रम जो है वो महत्वपूर्ण साधन है यानी उत्पादन के अनिवार्य साधनों में से एक है। ये सब आपको लिख देना था। ये हमने पूरा डिटेल में लिखा है। यहाँ पर इंटेंसिव कल्टीवेशन जो है यानी सघन खेती, सघन खेती के बारे में बताना है। दोस्तों एक सघन खेती होती है, एक गहन खेती होती है, इसका आपको पूरा डिटेल में लिख देना था। आगे यहाँ पर दिया गया बाजार क्या है, व्हाट इज मार्केट। तो बाजार दोस्तों वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन एक उपयुक्त परिभाषा हमने लिखा था। आप मुझे बताएं आपने कौन सा लिखा था। मैंने लिखा था कि बाजार उस क्षेत्र अथवा स्थान को कहते हैं जहां पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां सक्रिय होती हैं। आगे यहाँ पर पूंजी के कार्य पूछा गया यानी फंक्शंस ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों 4 नंबर का है, कम से कम 15 से 20 आपको उसके कार्य लिख देने थे पूंजी के अच्छे से। अब आगे यहाँ पर दिया गया है जैसे पूंजी के बहुत सारे कार्य होते, कुछ आपको वहीं पर लिख देना था। जैसे मतलब बड़े पैमाने पर उद्योग के लिए आधार प्रदान करती है, ऐसे ऐसे आपको लिख देना था। आगे यहाँ पर दिया गया है सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंजेस पर टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। आगे है भूमि की विशेषताओं पर चर्चा की, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। तो भूमि की विशेषता आपको पता है कि भूमि एक अनिवार्य उपादान है और छोटे पैमाने के उद्योग के लिए भूमि आधार का कार्य करती है, भूमि गतिशील है, भूमि की मात्रा निश्चित है, भूमि का साधक भूमिपति होता है, भूमिपति को भूमि से पृथक किया जा सकता है, भूमिपति को भूमि के बदले लगान मिलता है। ये सब आपको लिखना था। आगे कृषि अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, ये जो अब यहाँ पर आ गया है अपना जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है विस्तृत उत्तर यानी लॉन्ग आंसर टाइप को जो 300 शब्दों में, यानी इसका जो आंसर है आपको कम से कम 300 शब्दों में यानी 4-5 पेज में लिखना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 19वां वाला कृषि अर्थशास्त्र क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की विवेचना कीजिए। दोस्तों बहुत बड़ा महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का। कहा जाता है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन है। और यहाँ पर कृषि अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। तो एक सिंपल सी परिभाषा मैंने लिखा था इसमें कि कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों इसका महत्व कम से कम आपको लिख देना है 40-50।
आगे या अथवा में, यानी आप ये भी कह सकते थे कृषि में पूंजी के महत्व का वर्णन कीजिए। दोस्तों मैंने ऊपर वाला लिखा था, ये वाला कृषि अर्थशास्त्र का महत्व और कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा। आगे यहाँ पर 20वां प्रश्न है, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही है, सेकंड लास्ट है। मांग के नियम का वर्णन उपयुक्त उदाहरण व चित्र की सहायता से कीजिए। या अगला दिया है सहकारिता के सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर सहकारिता वाला किया है, आप भी मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों ने कौन सा किया है। आगे अंतिम प्रश्न यानी लास्ट क्वेश्चन दिया गया सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोस्तों अधिकतर पूछा जाता है, इसके बारे में लिखना था। अथवा ग्रामीण विकास में कृषि के महत्व की विवेचना, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने किया था सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, ये वाला दोस्तों मैंने किया था ऊपर वाला। आप भी कमेंट में बताएं मुझे कि आप लोगों ने कौन सा वाला किया था इन दोनों में से। तो यानी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, पहले दोस्तों आपको परिभाषा लिख देना था। जैसे कि परिभाषा इसमें होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है, तब उत्तरोत्तर इकाइयों के साथ उनसे मिलने वाली सीमांत तुष्टिगुण में कमी होने लगती है। इसी को कहते हैं सीमांत तुष्टिगुण ह्रासमान नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। दोस्तों ये आपको ग्राफीय निरूपण यानी तालिका के रूप में ऐसे आपको, मतलब मैंने रोटी वाला एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति रोटी की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग कर रहा है, उसके हिसाब से मैंने एग्जांपल दिया था। यहाँ पे आपको पहले तो तालिका रूप में उसको दिखाना था उदाहरण में, फिर उसके बाद से ऐसे ग्राफीय निरूपण मैंने भी किया था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष करके, यहाँ पर इकाइयाँ और यहाँ पर मिलने वाला तुष्टिगुण। तो ऐसे ही मैंने किया था दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर इस बार आया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया होगा। दोस्तों अब 28 फरवरी तो आज हो गया कृषि अर्थशास्त्र का पेपर। अब 1 मार्च 2022 को जो है कृषि जंतु विज्ञान, यानी 1 मार्च को कृषि जंतु विज्ञान का पेपर है, वो भी सेकेंड मीटिंग में ही है, यानी 2 से 5:15 बजे में। तो भी दोस्तों क्वेश्चन मैं तुरंत अटेम्प्ट करके आऊँगा प्रश्न पत्र को, तो 6 बजे तक मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। हैव अ नाइस डे। मिलते